चलो बताओ फिर। टेलर्स तो बड़ा लंबा टॉपिक है, पका डाला इसने आज मुझे। और आज मैं इतना थका थका महसूस कर रही थी, मेरा बिल्कुल मन था मैं क्लास कैंसिल कर दूं। पता नहीं क्या हो गया था, नींद आ रही थी बड़ी। पर चलो हम स्टार्ट करते हैं, जितना मैंने पढ़ लिया उसका। शुरुआत से मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, फिर हम इसके एक क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे प्रीवियस ईयर से, निकलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें थोड़ा और इसमें देखना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना है इससे पहले? होमवर्क देना है मुझे आपको, अभी तक मैंने दिया नहीं है, चलो भेज दूंगी आज। चलो शुरू करें। ठीक है, देखो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है इस टाइप का, कुछ भी ऐसा, ठीक है। हमारा मेन एम होता है टेलर्स थ्योरम करते टाइम कि हम किसी फंक्शन की, मतलब यूज़ क्या है टेलर्स थ्योरम का, मेन तो इसका यूज़ ये है कि कोई टेढ़े मेढ़े फंक्शंस होते हैं उनकी पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशंस की जा सकें। पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है? जैसे साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स को आप एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल के रूप में लिखते हो इस तरीके से। ये सब जो सीरीज हम पढ़ते हैं ये सब क्या होती हैं? पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, यानी साइन को एक पॉलिनोमियल के रूप में देख लिया। अब क्योंकि कोई फाइनाइट पॉलिनोमियल कभी साइन एक्स के बराबर तो हो नहीं सकती, क्या हो सकती है? साइन एक्स एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, क्या कोई फाइनाइट पॉलिनोमियल साइन एक्स के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये करते 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 जब हम अप्रॉक्सीमेशन अच्छा 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 और बेहतर बनाते जाते हैं तो हमें एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जैसी चीज़ दिखती है जिसको हम सीरीज़ बोलते हैं। तो इसीलिए आप देख पाते हो कि ऐसा फंक्शन जो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है उसके लिए आपको एक सीरीज़ मिलती है। अब वो सीरीज़ कैसे ओरिजिनेट हुई? उस फंक्शन की पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करते करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की हम पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करना चाहते हैं। ये फंक्शन ज़ीरो पे कुछ लेट्स से, चलो इस फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स लेते हैं बस, उसके बाद हम नीचे आते हैं। इसकी पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करना चाहते हैं। पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करने का फ़ायदा ये हो जाता है किसी फंक्शन को स्टडी करना आसान हो जाता है। उसकी ज़ीरोज़ हमें कुछ पता चल जाती हैं, ज़ीरोज़, हाँ कुछ ज़ीरोज़ का भी पता चल जाता है। तो डेरिवेटिव्स और बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। तो किसी फंक्शन को इजी करना है तो उसको पॉलिनोमियल बना के देख लो, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हमें अप्रॉक्सीमेट करना है तो हम क्या करें? एक पॉलिनोमियल के रूप में अप्रॉक्सीमेट करना है, मतलब पी एक्स, लेट्स से पी एक्स नाम देना है उस पॉलिनोमियल को, एफ ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट किस पॉइंट से करें, मतलब किस पॉइंट को बेस मान के हम स्टार्ट करें कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन करना शुरू करेंगे और वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बेस पॉइंट हम ज़ीरो मान लेते हैं, इस केस में बेस पॉइंट मान लेते हैं ज़ीरो। तो p ऑफ ज़ीरो शुड बी इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो, मतलब जो पॉलिनोमियल हम लेके आ रहे हैं एटलीस्ट वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पे तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर वैल्यू दे, राइट? और लेट्स से मेरा मन है कि मैं इस पॉलिनोमियल को, लेट्स से मेरा मन है कि पॉलिनोमियल की अप्रॉक्सीमेशन जो की जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फॉर्म में की जाए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 0 डिग्री की पॉलिनोमियल।
ठीक है, सब लोग हैं ना क्लास में? अच्छा, सब आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें 0 डिग्री की पॉलिनोमियल लेनी है तो पता है हमें गंदा सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कैसा अप्रोक्सीमेशन आएगा, हम देखेंगे इसको। लेकिन चलो एक 0 डिग्री की पॉलिनोमियल में अप्रोक्सीमेट करते हैं, फिर 1 डिग्री में करके देखेंगे, फिर 2 डिग्री में करके देखेंगे। अगर जितना आप छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल लोगे उतना गंदा अप्रोक्सीमेशन आएगा। सो सपोज अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही लेनी थी और वो p ऑफ 0 उस पॉलिनोमियल के लिए f ऑफ 0 आ रहा था, तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से देखो p ऑफ 0 तो c ही आएगा। मतलब p जो 0 पे वैल्यू अटेन करेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही हमेशा अटेन करेगा। तो इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट पे जो वैल्यू लेगा वही हर पॉइंट पे लेगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 नहीं हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। ये है हमारा अप्रोक्सीमेशन। दिस इज हाउ वी अप्रोक्सीमेटेड एफ ऑफ एक्स। तो ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, मैम y इज इक्वल टू दोबारा बताइए मैम। पी एक्स इज इक्वल टू सी। कांस्टेंट अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी 1 डिग्री पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो p ऑफ 0 निकालो यहाँ से p ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू सी। p ऑफ 0 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो किसके इक्वल आ रहा है। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 से p ऑफ 0 f ऑफ 0 आ रहा है, इक्वेशन 2 से p ऑफ 0 इज इक्वल टू c आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट है और वो 0 पे f ऑफ 0 दे रही है तो हमेशा ही f ऑफ 0 देगी। तो ये c की वैल्यू f ऑफ 0 नहीं हो जाएगी, चाहे वो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, डजेंट मैटर। c की वैल्यू f ऑफ 0 हो जाएगी, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। हमने पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना है जो 0 पे एफ ऑफ 0 वैल्यू दे रहा है। अगर वो 0 पे एफ ऑफ 0 वैल्यू दे रहा है तो वो हर एक एक्स पे एफ ऑफ 0 वैल्यू देगा ना। बस इतना काम किया हमने, ये है हमारा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यस मैम। तो जो पॉलिनोमियल बनी, ये अप्रोक्सीमेशन तो है, हाँ ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल बनी वो क्या बनी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका नाम है एफ ऑफ 0। कौन सा कांस्टेंट है, एफ ऑफ 0। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि अगर हम ड्रॉ करें तो वो अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके की होगी। आपको लगेगा कि कितना गंदा अप्रोक्सीमेशन है ये अप्रोक्सीमेशन, और ये ग्राफ कहीं से भी सिमिलर नहीं दिख रहे एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। आपको दिख रहा होगा कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो भी मैंने इतनी असम्पशन मान के लिया था कि 0 पे बस सेम वैल्यू दे दे और वही हमारी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी। तो ये तो पहली अप्रोक्सीमेशन है कि हमने कहा कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेना है तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन अब हम इस अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा और सुधारना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो इससे थोड़ी बेटर दिखे और ज़्यादा इस कर्व जैसी दिखे। धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर रही होगी फंक्शन को काफ़ी क्लोजली। ठीक है, हमें उस स्टेज तक पहुँचना है, और अब एक एक करके स्टेप वाइज चलेंगे और उस स्टेप तक पहुँचेंगे। तो ये हो गई p ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर हम मान लें 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, अब थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 0 डिग्री की पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बात नहीं बनी। अगर हम 1 डिग्री की पॉलिनोमियल लेके चलें तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, देखो उससे पहले एक और बात, p ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये हम ऑलरेडी लेके चल चुके हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था।
ठीक है। अब हम चाहते हैं कि p डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू f डैश ज़ीरो हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम ज़ीरो से ही बेस मान के सारा काम कर रहे हैं। तो हमने पहले लिया था कि उनके ज़ीरो पे वैल्यू दोनों की सेम हो जाए। अब हम चाहते हैं ज़ीरो पे दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव सेम हो जाए। ठीक है, ऐसी ऐसी फर्स्ट डेरिवेटिव सेम होने से क्या होगा, अगर फंक्शन इस पे इंक्रीज कर रहा होगा, ज़ीरो के आसपास इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, तो जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। तो ज़ीरो पे जो उनका डेरिवेटिव है, जो उनका टेंजेंट है, जो उनका डेरिवेटिव है, जो उनके अंदर चेंज है, वो सेम सेम चाहिए हमें। ठीक है, तो जो सेकंड कंडीशन हमने मानी है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन बनाएंगे। अब जो पी एक्स नई बनेगी वो कैसी अप्रोक्सीमेशन बनेगी, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैं कह रही हूँ कि वो ये बनेगी, अभी मैं क्लेम कर रही हूँ ये बनेगी। अब आप सोचोगे कि क्यों ऐसा ही बनेगी, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ली थी, सेकंड केस में आके हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को मान लिया है, ताकि हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो थोड़ी और सुंदर दिखे। तो उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट और टू के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल बनेगी। ये मैं आपको क्लेम कर रही हूँ। कैसे? मैंने कहा था कि अब पहले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनी थी, अब मैंने कहा था कि 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। जितनी कंडीशंस होंगी उससे, मतलब 2 कंडीशंस है तो n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। देखो कैसे, ज़ीरो पे ये पॉलिनोमियल हम देख सकते हैं कि क्या देगा, f ऑफ ज़ीरो प्लस f डैश ज़ीरो इंटू ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो। सो p ऑफ ज़ीरो इज f ऑफ ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, p डैश ऑफ x निकालें ज़रा और p डैश ज़ीरो चेक करें, वो आएगा f डैश ज़ीरो इंटू वन, यानी कि वो f डैश ज़ीरो आ जाएगा। वो एक कांस्टेंट आ रहा है, अब चाहे आप उसमें ज़ीरो पुट करके देख लो, दैट इज़ f डैश ज़ीरो। ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सही अप्रॉक्सीमेशन, जो ये मैंने पॉलिनोमियल ली है, ये सही थी मेरी अप्रॉक्सीमेशन। ये मैंने कैसे ली है, ये आपको टेलर्स थ्योरम पढ़ोगे ना, अभी टेलर पॉलिनोमियल जब पूरी बन जाएगी तो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे एक बात आपको समझ में आने लगेगी कि ये मैंने एकदम से कैसे मान लिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन Yes, क्या ma'am. नाम दे दे, स्टार नाम दे देते हैं। स्टेप 3 में अब आप क्या करना चाहोगे, कौन सी तीसरी कंडीशन ऐड करना चाहोगे इसमें? नहीं, उससे पहले एक सेकंड, स्टेप 3 से पहले P-double-dash-0. पी ऑफ एक्स तो निकालें हम। स्टेप 3 से पहले पी ऑफ एक्स बन क्या रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, कुछ यही बन जाएगा पी ऑफ एक्स, तो खैर उसमें तो क्या ही चेंज आएगा। ठीक है, 1 डिग्री का कुछ बनेगा। 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स कैसी होती हैं? 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स मैम वो भी तो स्ट्रेट लाइन होते हैं। स्ट्रेट लाइन होती हैं वो, लेकिन वो थोड़ी टिल्टेड होती हैं, है ना। वो वाली स्ट्रेट लाइन टिल्टेड होती है ना, इस टाइप की। और अब देखो वो 0 0 से पास भी नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी पॉलिनोमियल है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, और वो टिल्ट होगी, मतलब वो इस टाइप की कुछ बनेगी। हल्का सा मैंने आइडिया ले लिया, वो जो भी बनेगी वो तो एफ ऑफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो पे डिपेंड करता है, वो इस टाइप की बनेगी। देखो ये है ना पॉलिनोमियल की इक्वेशन, एफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स, मतलब ए प्लस बी एक्स टाइप का फंक्शन है। इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप कैसे भी ड्रॉ कर लोगे, बस ये पता है आपको कि वो ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो से तो मैम पास हो रहा है। अप्रोक्सीमेशन में मतलब और भी सुंदर कैसे आया? और भी सुंदर ऐसे आया कि अब ये थोड़ा सा, या तो इसके ऊपर से पास हो रहा होगा मुझे लगता है। अब वो तो देखो फंक्शन होगा तभी पता चलेगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा ना। अभी मुझे एक ही पॉइंट पता है ना उसका, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। अभी निकाल लेंगे, देखना 2 डिग्री का ज़्यादा बेटर आएगा। पिछले वाले से तो ये बेटर है ना जो नेक्स्ट आया है। हाँ ये सही आया, ये यही बनेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे सेम है, उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, जैसे जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैम 0 देरी सेम कैसे हुई? है।
0 डेरिवेटिव सेम कैसे हो रहे हैं? स्लोप तो मिल नहीं रहा है स्ट्रेट लाइन और उस पॉइंट में ग्राफ की स्लोप। अरे थोड़ा ग्राफ ऐसे ही बन गया तो सपोज ग्राफ कुछ ऐसा होता, ठीक है। अब आपने पहले क्या निकाला था, ये निकाला था अप्रोक्सीमेशन। दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या आया है हमारा, दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये आया है। क्या अब आपको दिख रहा है स्लोप मिलता हुआ? ये जो नई लाइन आई है ये टेंजेंट ही तो है उस ग्राफ की। टेंजेंट और कर्व का स्लोप तो एक ही होता है। ये जीरो अभी नहीं है इस पॉइंट पे, डेरिवेटिव जीरो मत समझना। ऐसा पहले केस आ गया था जिसमें जीरो था तो देख के कंफ्यूजन हो रहा था हमें, लेकिन ये जीरो नहीं है। इन जनरल कुछ ऐसा बनाऊं ना मैं आपको ताकि दिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरो पे ये जो पॉइंट है हाँ जीरो, मैम समझ में आ रहा जीरो पे ये जीरो मत लेना डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो दिया है मैंने। जीरो पे जीरो डेरिवेटिव लोगे तब तो आपको लगेगा कि कांस्टेंट अप्रोक्सीमेशन ही ठीक था, उसी से आ रहा था, इससे तो कुछ चेंज ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका स्लोप है कुछ पॉजिटिव स्लोप, यही स्लोप कर्व का है, लेकिन उसका स्लोप जीरो था, वो जो रेड वाली अप्रोक्सीमेशन थी, इसलिए वो अच्छी नहीं थी, ज़्यादा बेटर नहीं थी। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ताकि क्या हुआ कि थोड़ा सा बेटर दिखे ये, इसलिए। नहीं तो वो केस बनेगा तो उसके हिसाब से फिर अलग अप्रोक्सीमेशन आएगी फर्स्ट और सेकंड। लेकिन आनी पहली क्या थी, उस केस में ये हो सकता था कि एफ डैश ज़ीरो ज़ीरो हो सकता था। जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप निकाल रहे थे, जैसा पहले में ग्राफ दिख रहा था, उसके उस केस के अंदर एफ डैश ज़ीरो इन पर्टिकुलर किसी ग्राफ में ज़ीरो हो सकता था। तो जैसा ग्राफ पहले हमें दिख रहा था इस पॉइंट पे ऐसे, ज़ीरो पे हमें ज़ीरो दिख रहा था ना, तो फिर वो दूसरी अप्रोक्सीमेशन में भी फिर वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ही बनती। समझ में आ रही है बात? फिर तीसरी अप्रोक्सीमेशन में जाके कहीं हमें पता चलता, तो पहली और दूसरी सेम हो जाती है उसके अंदर। तो वो केस ऐसा बन रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। ग्राफ। ये बात सबको समझ में आ रही है या वो एक का ही ओके ओके आ रहा है? यस मैम। अभी हम तीसरी अप्रोक्सीमेशन अगर निकालें तो क्या निकलेगी, उसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए पहले तो ये समझना होगा। तीसरी अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर वही कंडीशन कि उसका ट्रिपल डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे ज़ीरो हो। ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो पे इसके ट्रिपल डेरिवेटिव के बराबर हो। सेकंड डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव उसके सेकंड डेरिवेटिव के बराबर हो। ठीक है, तो अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि एफ ऑफ एक्स कुछ इस टाइप की दिखेगी, एफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। देखो करके क्या निकलेगा इससे, पी डबल डैश ज़ीरो। देखो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एफ ऑफ ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे पी एक्स लिखो, पी एक्स, पी ऑफ ज़ीरो, बिल्कुल एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा है, पी डैश ज़ीरो, पी डैश ज़ीरो यही आएगा, एफ डैश ज़ीरो। और फिर तीसरा निकाल के देखो, पी डबल डैश करोगे तो पहले दूसरे का तो ज़ीरो ही हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तीसरे में क्या आ जाएगा, टू इंटू टू बाई टू, तो ये एफ डबल डैश ज़ीरो बन जाएगा। बात ठीक है ना? हाँ मैम। तो यहाँ से जो पॉलिनॉमियल बनी वो तो ये बन गई। अभी कितनी डिग्री की बनी, 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल बनी। तो 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल को वैसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैराबोला सा। ठीक है, तो यहाँ जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, हम आपको दिखाते हैं ड्रॉ करके। कुछ पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ऊपर को तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन बनेगा। अब ये देखने में ज़्यादा हमारे कर्व जैसा दिख रहा है। फिर आप ट्रिपल वो निकालोगे, थर्ड डिग्री की पॉलिनॉमियल जो निकलेगी वो कुछ इस टाइप की निकल आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे बनता चला जाएगा, इस तरीके के अप्रोक्सीमेशंस आएंगे। फिर 4 डिग्री की और ज़्यादा एग्जैक्ट आएगी, 5 डिग्री की और ज़्यादा ऐसे एग्जैक्ट आएगी। एंड जस्ट गिविंग एन आइडिया। मैम ऐसे प्रोसेस कर करके कोई भी मतलब कोई भी कार्व के लिए हम ये एक्सपेंशन बढ़ा सकते हैं, कोई भी कार्व के लिए। नहीं, वो कर्व डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ना। हम हर प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। हाँ मतलब कोई भी कार्व के लिए ये हो सकता है। हाँ, तब हो सकता है। इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा तो इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल निकल आएगी, फिर उसकी सीरीज़ निकल आएगी, फिर उसको हम पावर सीरीज़ बोलते हैं, और फिर वो सब सीरीज़ में कंसेप्ट चला जाता है। इसलिए सीरीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, पावर सीरीज़। ठीक है, क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया, कैसे हाँ मैम करेंगे और क्यों करेंगे। तो इस प्रोसेस को करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हमारे पास जो इनफाइनाइट प्रोसेस के बाद पॉलिनॉमियल मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, f0 प्लस एफ डैश 0x प्लस एफ डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 ओवर 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि आप जितने इसको 3 टाइम्स डेरिवेट करोगे तो ऊपर 3 फैक्टोरियल वैसे ही मल्टीप्लाई होना है, दैट विल कैंसिल आउट, x cube and so on, this will repeat infinite times। तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन। और जब px और ff(x) का एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा तो उस एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन की जगह मैं f(x) फंक्शन ही लिख दूंगी, तो ये बन जाएगी टेलर्स पॉलिनॉमियल। वैसे टेलर्स नहीं, इसको बोला जाता है मैक्लॉरिन्स पॉलिनॉमियल। ये काम हमने ज़ीरो के अराउंड किया इसलिए इसका मैक्लॉरिन बोला जाता है। अगर यही काम हमें किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए के अराउंड करना होता तो भी सेम प्रोसेस था। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अभी सेम प्रोसेस करके हल्का सा आइडिया यस मैम। करके देखते हैं इसको। जब हम किसी x इक्वल टू ए पॉइंट के अराउंड करते हैं, सेम ग्राफ लें, अगर कुछ ऐसा सा ग्राफ लिया था हमने, कोई पॉइंट ए के अराउंड अभी हमें करना है, ए पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे फंक्शन कुछ एफ ऑफ ए वैल्यू ले रहा होगा, इस पॉइंट के अराउंड हमें सेम प्रोसेस करनी है। हमें क्या निकालना है, पॉलिनॉमियल अप्रोक्सीमेशन इसका, जिसको हम टेलर्स पॉलिनॉमियल बोलेंगे। x इक्वल टू ए को सेंटर बोला जाता है, जिसको मैं बेस पॉइंट अभी तक बोल रही थी उसको आप क्या बोलोगे, सेंटर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस लगाएंगे। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले उसमें हमने p ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 लिया था, यहाँ पे वो 0 रिप्लेस हो जाएगा a से। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया था ना, p ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ a, तो पहले में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल निकल के आई थी। यहाँ पे वो जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल निकल के आएगी उसको आप क्या नाम दोगे, p ऑफ सॉरी एफ ऑफ ए, पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और ये प्रोसेस रिपीट करोगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए पी डैश ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ए। अब देखो यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पी डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल चाहिए। तो अब जो पॉलिनॉमियल बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। वहाँ पे मैंने x मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मैंने x माइनस ए मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि f ऑफ a तो p ऑफ a के बराबर तभी आएगा ना जब यहाँ पे a माइनस ए ज़ीरो होगा, जब ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो होगी। वो तो तभी ज़ीरो होगी जब आप x माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो f ऑफ a, सॉरी यहाँ से p आएगा, p ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a आ जाएगा, इसीलिए हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। सिमिलर प्रोसेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे,
तो हमें जो जनरल टेलर्स पॉलिनोमियल मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस निर्माल्या और एकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ मैम। मैम सेकंड स्टेप के बाद समझ आया, पहले कम समझ आ रहा था। सेकंड स्टेप के बाद आया समझ। देखो सारा कैलकुलेशन का ही काम था, आपको ये लगा होगा हाँ, बाद जब में। एक्स हाँ, कुछ बड़ी बात नहीं थी, सारा कैलकुलेशन ही था, पहले देखने में अजीब लगता है। तो ये बन जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ये मतलब कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा जिसको टेलर्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे से आपसे कोई एक्सप्लेन करने को पूछे टेलर्स पॉलिनोमियल तो आप उसको बता देना, नोटबुक उठाना उसकी और पेन लेके शुरू हो जाना। और ज़रूर बताना किसी फ्रेंड को जाके ये जो कंसेप्ट है ये ज़रूर बताना, ताकि आपका थोड़ा सा कंक्रीट हो जाए, आपको थोड़ा याद रहे, क्योंकि ये मुझे पता है आप 2 महीने बाद भूल जाने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तक याद रख लोगे। क्यों किया जाता है, क्या इंट्यूशन है, कैसे लाएंगे इसको, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेलर्स पॉलिनोमियल तो आ गई। इसके बाद एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन हम करके देखते हैं एग्जाम्पल में, तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा और थोड़ा समझ में भी आएगा। फिर मैं कोशिश करूँगी कि हम प्रीवियस ईयर कर लें, और मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए इसके बारे में, मुझे गेन करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम आधा घंटा निकाल के बीच में कल या परसों कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड डिग्री मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल ऑफ एफ। तुम पॉलिनोमियल ऑफ एफ सेकेंड डिग्री और मैक्लॉरिन निकालनी है। आप लोगों की वजह से मैं भी पढ़ लेती हूँ इतना, नहीं तो मैं कहाँ, मतलब टेलर्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कई सालों से। ये फंक्शन है, इसकी हमें निकालनी है टेलर्स पॉलिनोमियल। यानी फंक्शन सिर्फ वैसा नहीं है कि किसी भी टाइप का हो सकता है, रैशनल, रेडिकल, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नहीं, सिर्फ ई की पावर एक्स नहीं, बहुत ही अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, उनकी टेलर्स मतलब जो भी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे 1/1 + x की भी पूछी जाती है, इसकी तो हमें खैर पता ही होती है। ये एक नीचे तो इसके पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, एक रैशनल फंक्शन है, इसकी भी पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ना। वही आगे जाके क्या बन जाती है, अगर 1/1 - x ले तो वही आगे जाके समेशन x⁴n बन जाती है, वही कहलाती है एक इन्फिनिट जीपी। और इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करती है, x वैल्यू पे। सारी चीज़ें कैसे रिलेट हो जाती है ना सीक्वेंस सीरीज से जाके। खैर, सेकेंड डिग्री मैक्लॉरिन एक्सपेंशन निकालनी है, तो आपको क्या लग रहा है क्या निकालना होगा, ज़रा अपना थोड़ा सा इस पे विचार व्यक्त करो। मैक्लॉरिन निकालनी है और सेकेंड डिग्री निकालनी है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो मैम डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है अभी तक जो हमने निकाला, जो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन था, ये क्या था, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल थी, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल थी। अब जो हम निकाल रहे हैं सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हमसे पूछा जा रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, जैम के फ्री के नंबर मिल जाए। अभी हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड डिग्री निकालो, और सेंटर क्या बोला गया है यहाँ पे, किस सेंटर के, किसको बेस मान के करना है हमें काम, 0, क्योंकि मैक्लॉरिन निकालनी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की शक्ल होगी वो कुछ ऐसी होगी, f(0) + f'(0) × x + f"(0) × x², और नीचे 2 फैक्टोरियल था ना। ये है पॉलिनोमियल, ये निकालना है, तो ज़रा निकाल ही दो, तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। f(0) निकालो, f'(0) निकालो, और ये निकाल दो।
आंसर बताना। मैं 1 मिनट में हो गया। यस मैम। यस मैम। क्या है? पर क्या बच्चा आया मैम? 1 - 1/2x plus 3/4 into 2 factorial x square। सबका यही आ रहा है? ठीक है। यस एफ डबल मैम। डैश एफ डैश सेकंड डेरिवेटिव क्या है? 2nd 3/4 डेरिवेटिव आना चाहिए शायद। 3/4। हाँ 3/4 और 2 फैक्टोरियल तो नीचे ही 2 है। फैक्टर। हाँ वो नीचे रहेगा। तो 3 ये बनेगा आंसर। 1 - x/2 + 3/8x², यही बन रहा होगा ना? हाँ मैम। यस मैम। अब इसमें अगला कंसेप्ट ये आता है कि आपने पॉलिनोमियल तो निकाल ली, 2 डिग्री की निकाली आपने, तो 50 डिग्री की निकाल लो, 500 डिग्री की निकाल लो, पर वो कितनी भी फाइनाइट डिग्री की निकाल लो, एग्जैक्ट फंक्शन तो वो नहीं बनेगा। नहीं मैम, वो तो इनफाइनाइट डिग्री बनाना पड़ेगा। हाँ, जब तक फाइनाइट है वो एग्जैक्ट फंक्शन तो कभी नहीं बनेगा, यानी एग्जैक्ट जो फंक्शन की कर्व होगी वो तो कभी मैच नहीं करेगी पी एक्स के साथ, जो हमने पी एक्स निकाला। सेम सेम दिखेगी पर मैच नहीं करेगी एग्जैक्टली। तो जो इनके बीच में डिफरेंस है, किसी भी पॉइंट पे हमें इनके बीच में एरर निकालनी हो, पी एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच का जो डिफरेंस है किसी भी एक्स वैल्यू पे, वो निकालना हो, तो क्या करेंगे? उसको बोला जाता है एरर फंक्शन। कितना एरर है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में बोला जाता है कि एरर को 0.01 से कम लेकर पॉलिनोमियल निकालो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आगे देखेंगे उनको, पता नहीं एग्जाम में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। तो एरर भी बाउंड कर दी जाती है, उस एरर के हिसाब से आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये एरर का पॉइंट समझ में आया? एरर क्या है? पी एक्स और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंस है, किसी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे पी एक्स और एफ एक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। मान लो जैसे कर्व है, यहाँ पे हमारी कर्व कुछ ऐसे थी, और जो पॉलिनोमियल आया मान लो वो कुछ हमारा ये आया है ना,
इस टाइप का आया है, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक आया है, तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये तो अजीब ही है। ये कुछ ऐसा बन रहा होगा कर्व। इस पॉइंट पे कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, मतलब ठीक है, समझ जाओ, तो मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो पी एक्स है, और ऊपर वाला ये क्या था, एफ ऑफ एक्स। पी एक्स और एफ ऑफ एक्स हर पॉइंट पे सेम तो नहीं है, बस क्लोज क्लोज हैं, कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा ही क्लोज हैं, कुछ पॉइंट्स पे कम क्लोज हैं, इस तरीके के हैं। कहाँ ज़्यादा क्लोज होंगे, उस पॉइंट के अराउंड ज़्यादा क्लोज होंगे जो आपका सेंटर होगा, जिसको सेंटर मान के आपने ये निकाला है, उस पॉइंट के अराउंड ज़्यादा क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे 0 मान लो सेंटर माना था, तो इस पॉइंट के अराउंड ज़्यादा क्लोज क्लोज सा कुछ बनेगा ग्राफ। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है इन वैल्यूज़ में। मान लो ये कुछ पॉइंट्स आ 5 पर इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है, P5 और F5 में जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा एरर एट 5। ये एरर निकालना है हमें, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन एरर को एज अ फंक्शन बनाना है। कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल लूँ, यहाँ तो मैंने 2 डिग्री की ली ना, अगर मैं कोई नॉर्मल सी, मतलब कोई जनरलाइज सी n डिग्री की पॉलिनोमियल लेती और वहाँ मुझे इस एरर को निकालना होता, तो मुझे कैसे पता चलता क्या एरर आएगा क्या नहीं आएगा। मतलब आप ले रहे हो कि 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। हम्म एफ ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स का एक्स को सब्सट्रैक्ट कर देता। कर देंगे, लेकिन उसके लिए पी एक्स पता होना चाहिए। आप ले रहे हो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, मैंने लिया है 6 डिग्री का पॉलिनोमियल, किसी और ने लिया 18 डिग्री का पॉलिनोमियल। सबके हिसाब से एरर अलग अलग आएगा, सबको पी एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो पी एक्स निकालने के बजाय हम सीधे एरर फंक्शन की बात करेंगे अभी। एरर फंक्शन कैसे निकाला जाए, क्या होता है एरर फंक्शन, ये हमने समझ लिया, लेकिन निकाला कैसे जाए एरर फंक्शन डेरिवेटिव्स की हेल्प से, वो हम देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एरर फंक्शन की बात करते हैं। सीधे आते हैं अब सीधे। जैसे अगर पी एन ए, यहाँ पे नोटेशन मैंने क्या ली है, पी एन ए, ये क्या है, ए पर सेंटर्ड एन डिग्री की पॉलिनोमियल, एन डिग्री की टेलर्स पॉलिनोमियल। ये है पी एन ए को किससे डिनोट किया है, ये तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, सब्सक्रिप्ट में मैंने ये एन लिखा है, कॉमा करके ए लिखा है। ये ए क्या है, सेंटर ऑफ, जहाँ से भी आपने काम करना शुरू किया, सेंटर ऑफ एक्सपेंशन। और डिग्री क्या है, एन डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल लिए तो एन डिग्री डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो एरर फंक्शन यहाँ से क्या बनेगा, आपको पता है एरर फंक्शन क्या बनेगा, पी एक्स और इस पी एक्स का एफ ऑफ एक्स से डिफरेंस ही तो बनेगा। तो एरर फंक्शन को लिखा जाएगा यहाँ पे, कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाला पी ऑफ एक्स, पी एन ए एक्स। समझ में आया यहाँ तक। एरर फंक्शन को मैंने यस डिफाइन मैम। कर दिया यहाँ से, किसी भी एन डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम इसको निकालेंगे कि ये आता क्या है, कैसे निकलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ई एन ए एट ए। ज़रा निकाल के देखो ए पर क्या आ रहा है, ये एफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। माइनस पी ऑफ, हाँ, निकाल के बताओ ना क्या आ रहा है।
पॉलिनोमियल ऊपर लिखिए, निकालो। पी ऑफ ए 0 आएगा। 0 आएगा, क्योंकि पी ऑफ ए निकालोगे ऊपर एक्स की जगह ए पुट कर दो, एफ ऑफ ए प्लस ये ब्ला ब्ला ब्ला, आगे एक्स माइनस ए की पावर्स है ना, 1 से शुरू हो रही हैं, तो उसके बाद तो सारा 0 ही होना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए एफ ऑफ ए ही तो होता है, पी ऑफ ए एफ ऑफ ए होता है, अभी हमने देखा था, उसको ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पी डैश ए क्या होता है, एफ डैश ए होता है, वो भी हमने देखा था। पी डबल डैश ए क्या होता है, एफ डबल डैश ए होता है, वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो इस पे आते हैं। एरर फंक्शन यहाँ से 0 बन गया, मतलब ई एन ए एट ए, ये क्या है 0। अगर हम ई एन ए का डेरिवेटिव निकालें ए पे, वो क्या आएगा, ज़रा ऊपर देखो, डेफिनेशन जो थी हमने जो डिफाइन किया था वहाँ से देखें अगर हम, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स। ये नीचे सब्सक्रिप्ट है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्ट सिर्फ समझने के लिए कि पी की शक्ल कैसी होगी, वो एन डिग्री की होगी, सेंटर डेटिव, सब्सक्रिप्ट समझ माइनस सकते 2a होगा ना आंसर में। सॉरी, x की जगह a होगा ना। ए की जगह एक्स होगा। अब मैं निकाल रही हूँ ई एन ए डैश ए, अब ये क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 ही आएगा, क्योंकि अभी कंडीशंस हमने देखी ना। अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ऊपर वाली बात याद नहीं आ रही, तो यहाँ पुट करके देख लो, डेरिवेटिव करके देख लो इस पी का। एक बार करोगे एफ डैश ए आएगा, दूसरी बार करोगे एफ डबल डैश ए आएगा ए पर। ठीक है, तो ए पर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एफ डैश ए ही आना है, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये 0 बना देंगे। तो सिमिलरली हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ई एन ए का कोई nth डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे होंगे ए पर, वो भी 0 आएगा। तो ये बातें तो आपको समझ में आ चुकी हैं, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन इस एरर फंक्शन के n+1th डेरिवेटिव के बारे में क्या ख्याल है, n+1th डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर फंक्शन। ए पे नहीं निकाल रही, अभी एक्स पे ही बात कर रही हूँ। n+1th डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, f का n+1th डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस ma'am. पी ऑफ एक्स था ना, और माइनस p का n+1th डेरिवेटिव। p कितने डिग्री की पॉलिनोमियल थी, nth डिग्री की। n डिग्री की पॉलिनोमियल का zero n+1 डेरिवेटिव, ये तो 0 ही होगा। लेकिन ये 0 नहीं होगा ना, इन जनरल ये थोड़ी 0 है। तो ये क्या आ जाएगा, मान लो हम ए पे निकाल रहे हैं, चलो ए पे नहीं निकालते, ऐसी जनरलाइज ही बात करते हैं। ई का n+1th डेरिवेटिव, ये आ जाएगा f का n+1th डेरिवेटिव एट x। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। तो आगे हाँ बढ़े। मैम। दो लोगों के माइक अनम्यूट होते हैं, दो के हो ही नहीं पाते हैं, लगता है कोई टेक्निकल इशू रहता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम? क्योंकि बोलते ही नहीं हो आप लोग, कुछ बताते नहीं हो। हाँ ना, चलो ये मान के चलो, फिर आ गया है सबको समझ में। हाँ ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। अभी प्राची आएगी तो मैं बताएगी। क्या बात है, आजकल क्लास में नहीं आ रही हाँ थी? मैम, वो वाला जब देखेगा वो पिछले तब वाले मेरा बैंड रिकॉर्ड बजाएगा, बजाएगी। तुम दोनों की बजाएगी, मैंने कॉर्नर वाले। जब देखेगा तभी भी। ठीक है, तो और मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा नाम भी आया था ना। तुमने ही तो शुरुआत किया था ना। किया तो वैसे तुमने ही सब कुछ है,
निर्मल्या तो बेचारा बीच में पिसेगा। पर खैर वापस आते हैं हम इस पे। मतलब समझ में नहीं आया। मैंने नहीं आपने कहाँ कुछ किया, सब तुमने कुछ कुछ तो नहीं मैंने किया, ठीक है। कुछ तो मैंने ही किया। नाउ लेट्स, ये निर्मल्या से पूछ लेना, ठीक है? अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा मैंने क्या किया सोचते सोचते। तो इतना तो हमें पता चल गया। लेट्स से कि फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि हम किसी क्लोज्ड इंटरवल में बात कर रहे हैं। देखो एक बात और मैं बताना चाहूंगी इसके साथ, जो हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे हम 5 पॉइंट पे एरर निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, अभी ये 5 पॉइंट था जिस पे एरर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और लेट्स से हमने 0 के अराउंड उसकी क्या ली थी, सेंटर्ड अप्रोक्सीमेशन ली थी। मतलब 0 उसका सेंटर था, जो भी हमने पी एक्स पॉलिनोमियल के पी एक्स अप्रोक्सीमेशन निकाली थी एफ ऑफ एक्स की, 0 सेंटर से निकाली थी। लेकिन अभी हम एरर जो देखना चाहते हैं वो 5 से देखना चाहते हैं। लेट्स से कोई भी पॉइंट होगा, 0 के या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या राइट हैंड साइड पे होगा, या इधर होगा या इधर होगा, ठीक है? वैसे हम यहाँ पे ए के लिए देख रहे हैं ना, चलो मैं ए के लिए बता देती हूँ आपको। क्यों गुस्सा हो रहे हो? लेट्स से ए इज इक्वल टू 0 है, तो ए को 0 मान लो यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड, ए को 0 मान लो। अब कोई भी पॉइंट बी पे हम एरर निकाल रहे होंगे, या किसी पॉइंट माइनस बी पे हम एरर निकाल रहे होंगे, समझ रहे हो? बी या माइनस बी कुछ भी ले लो, इधर कोई पॉइंट होगा, कुछ भी होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे होंगे। लेट्स से हम राइट हैंड साइड पे एरर निकाल रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है बी। इस पॉइंट पे हम एरर निकाल रहे होंगे। इस ए को इंक्लूड करके और इस बी को इंक्लूड करके एक क्लोज्ड इंटरवल बनाना है, और हमारा फंक्शन जो हम जिस फंक्शन में काम कर रहे हैं वो एक इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है? उसका जो n+1th डेरिवेटिव है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर हम बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड। ये बात भी ठीक है, पर हमें बाउंडेड ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो फंक्शन है fn+1x, ये किसी न किसी m से बाउंडेड होगा। बाउंडेड फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका मॉडुलस किसी m से कम होगा, वेयर m इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, ओवर फॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। उसके अंदर काम कर रहे हैं हम। देखो एरर फंक्शन का काम सारा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर चलेगा। ये बात मैं ऊपर इंक्लूड करना भूल गई थी, तो अब आपके आई थिंक क्लियर है। फंक्शन बाउंडेड क्यों है? क्योंकि वो क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। हाँ हाँ मैम ये सेकंड प्रोसेस आपने जो स्टार्ट किया वो एक बार दोबारा बताइए। मतलब क्लोज इंटरवल एबी में जो काम हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में काम ये हो रहा है, हम एरर एट बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एरर एट किस पे निकाल रहे हैं? और जिस सेंटर ए है। सेंटर ए है। ए और बी में क्या रिलेशन है? बी पे एरर निकल रही है, बी पे हम देखेंगे कितना दूरी पैदा कर रहा है ये हमारा पॉलिनोमियल और फंक्शन एक दूसरे के बीच में। और ए पर तो वैसे भी एरर 0 ही होगा, ए पर तो बढ़िया अप्रोक्सीमेशन चल ही रहा है। वैसे हमेशा एरर 0 नहीं होगा, आगे n+1 डेरिवेटिव से आगे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ए और बी इंटरवल में ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी बनेगा, ए इज सेंटर, बी इज जहाँ पे हम एरर निकाल रहे हैं उसके अंदर हम आगे का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरर बी पे निकालनी है। बी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, बी ले लो, b-1 ले लो, मतलब कुछ भी बी से छोटा पॉइंट ले लो, तो आपको जिस पे निकालनी है उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, इसको ज़्यादा फिक्स नहीं करना है अपने दिमाग में, बस फिक्स करना है तो ए को करना है।
बी तो आप किधर भी इधर उधर सरका लोगे तो उस हिसाब से आपकी एरर निकल आएगी, नो प्रॉब्लम। और क्लोज्ड इंटरवल तो ये रहेगा ही, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और पूरे आर पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो किसी भी पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर वो बाउंडेड होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस एक क्लोज्ड इंटरवल चाहिए था और इसके अंदर हम काम करें। देखो आगे कुछ अलग एक्स्ट्रा रिलेशन निकल के आएगा इनके बीच में, तो हम देखेंगे। तो बी कितना भी इधर उधर हो सकता है, पर एक क्राइटेरिया ले लिया हमने कि ए हमारा सेंटर था और उससे इधर उधर कोई पॉइंट लेंगे, तो हम ए को एक इंटरवल का एक पॉइंट मान के फिर वो इंटरवल बनाएंगे। तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा यहाँ पे, ये फंक्शन का n+1 डेरिवेटिव यहाँ पे बाउंडेड होगा। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट n जो फंक्शन है वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, नॉट कि हम इतना माने कि इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है, कम से कम वो n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, नहीं n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल, सॉरी n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, सो दैट कि भाई वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए और फिर बाउंडेड हो जाए, तो हम ये काम कर पाए, बस इतना। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी हम फाइनाइट तक निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम ये सोच लें फंक्शन के बारे में, असम्पशन लेके चलें कि वो n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, ताकि हमारा काम बन जाए आगे। तो ये असम्पशन हमने मानी है और यहाँ तक हम पहुँचे थे उसके अंदर। तो e के बारे में अब आप क्या जानते हो, e n+1 के बारे में अब आप क्या जानते हो इन दो इक्वेशन से, इक्वेशन *1 और इक्वेशन *2 नाम दे दिया जाए अगर इसे। मॉड ex लेस देन इक्वल टू m होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा कि मॉड ऑफ, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, और ये वाला दोनों तरफ मॉड ले लो तो पता चल ही जाएगा आपको कि जो एरर फंक्शन है वो तो उसके बराबर ही है, n+1 डेरिवेटिव। दिस विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू m। ये बात भी सबको आराम से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है हमें बता देना। ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, हमें पहुंचना है ex तक, समझ रहे हो, हमें इस तक पहुंचना है ex, ये नीचे तो कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्ट्स हैं, उन पे ध्यान मत दो, हमें ex तक जाना है। हमारे पास n+1 डेरिवेटिव के लिए कुछ है, ex तक जाने के लिए हम क्या करें, ex तक जाने के लिए एक बढ़िया काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को। क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम एक चीज़ जानते हैं, एक प्रॉपर्टी आपने कहीं पढ़ी हो तो, कि किसी भी फंक्शन के किसी भी इंटीग्रेशन का, सॉरी मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड f dx। ये आपने कहीं देखा है? इसको विजुअलाइज कैसे करें कि फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने के बाद मॉड किया जाए तो वो छोटा होगा अगर हम पहले ही मॉड करके इंटीग्रेट कर दें उस फंक्शन को। जैसे sin x का एग्जांपल हो, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 2π में, 0 to 2π में sin x है ये फंक्शन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, निकालना नहीं है, ऊपर नीचे माइनस करो, बात खत्म करो, मैंने शॉर्ट तरीका बता रखा है, आप निकालने मत बैठ जाना। आप ऊपर ये मान लो 1 आ रहा है तो नीचे भी तो 1 ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, ऊपर k आ रहा है तो उसका नीचे माइनस k आ रहा है, तो ऊपर जो पॉजिटिव है उतना ही नीचे नेगेटिव है। पता है ना, साइन एक्स के जो लूप्स बनते हैं सारे सेम होते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो ऊपर भी प्लस, ऊपर प्लस है, नीचे उसी का माइनस पड़ा है, तो ये इंटीग्रेशन तो 0 आएगा। ठीक है, 0 का मॉड मतलब इंटीग्रेशन कर लिया मैंने पहले, उसके बाद मॉड लिया, मॉड 0 आ जाएगा। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, पहले फंक्शन का मॉड कर लिया जाए अगर, तो पहले ही फंक्शन का मॉड कर लेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और पहले ही मॉड कर लिया और उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ, ये अगर k आ रहा था तो ये 2k आ जाएगा। ये रिलेशन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन में करेगा इस रिलेशन होल्ड। यस सर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं?
ये बात तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस में हर जगह काम आएगी, रीमान इंटीग्रेशन में हर जगह काम आएगी। अब तो इंटीग्रेशन एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट बन गया आपके सिलेबस का, रीमान इंटीग्रेशन भी है। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या पता चला हमें, ये वाला इंटीग्रेशन बड़ा या बराबर होगा इस वाले इंटीग्रेशन से। किस वाले इंटीग्रेशन से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, e का n+1 ऑफ x dx n, a इंटीग्रेशन, और बाहर अगर ले लिया जाए तो इस चीज से, मतलब ये चीज यहाँ पे आ रही है, इस चीज से ये छोटा या बराबर है इससे, और फिर ये आगे छोटा या बराबर है mdx से। तो ये क्या हो गया, मतलब अल्टीमेटली ये वाला लेस देन हो गया, क्योंकि जो छोटे से छोटा है उसके लिए तो रिलेशन होल्ड करेगा ही। इधर इंटीग्रेट किया तो mx + c आ गया, है कि नहीं? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं। मैंने एक गड़बड़ कर दी है, नहीं अभी तो इंटीग्रेट किया ही नहीं, अच्छा मैंने। तो n+1 डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? e की पावर nx। e की पावर nth डेरिवेटिव, मतलब e का nth डेरिवेटिव बनेगा ना, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा इंटीग्रेशन करने से। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसकी हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे उसके बारे में, कि आप किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या एक्चुअल फंक्शन बन जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, है ना। तो ये बन गया लेस देन इक्वल टू mx + c, ये काम चल रहा है हमारा। अब en के बारे में आप एक चीज जानते थे, थोड़ा सा याद करो, x = a पुट करने पे क्या होता था, ये सॉरी dx नहीं आएगा, सॉरी ये ऐसे आ जाएगा ना, dx तो हट गया, इंटीग्रेट हो गया। x = a पुट करो दोनों साइड, क्या आ जाएगा? हम इसके nth डेरिवेटिव तक एक रिलेशन जानते थे इसमें। मैम ये तो मैम मतलब 0 आ जाएगा। हाँ बोलो एक तक। मैम ये पहले वाला स्टेप बताइए दोबारा से। कौन सा वाला? ये वाला इंटीग्रेट किया है जहाँ पे हमने, यस मतलब आप ये Yes, वाला ma'am. स्टेप कह रहे हो ना, ये दो, यहाँ से यहाँ कैसे आए? नहीं, इंटीग्रेशन किया तो पावर इंक्रीज नहीं होती मैम। नहीं, डेरिवेटिव है वो, डेरिवेटिव है वो, n+1 पावर नहीं है। इस बात से गुमराह मत हो जाओ कि वो पावर है। जैसे कि f' का इंटीग्रेशन क्या होता है, f' का, इसका इंटीग्रेशन क्या निकालते हो आप लोग? f(x) ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती है। वैसे एक चीज है, देखो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 × x²/2 ऐसे करके करते होगे, विच इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल x²। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर x² का डेरिवेटिव 2x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी का इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव जिसका ये डेरिवेटिव है वही तो होता है। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x² dx। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कुछ नहीं करते, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा ही तो है, एंटी डेरिवेटिव ही तो है, बस वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल ही करते हैं, इंडेफिनिट में तो खासकर। तो यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x² ही तो आ जाता है। आइडिया समझ में आ रहा है? मैं बस वही आइडिया दे रही हूँ आपको कि n+1 डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद, Yes. एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, x = a पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे a पुट करेंगे तो जैसे कि मैंने ने बताया ये 0 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी हम ऊपर यही देख रहे थे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, हम यही देख रहे थे कि nth डेरिवेटिव तक तो ये 0 ही था, फिर मैंने n+1 डेरिवेटिव किया था, उसके बाद हमने जानने की जिज्ञासा हुई थी कि n+1 डेरिवेटिव पे क्या होगा, क्योंकि nth तक तो ये 0 था ही। अब उसी बात का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे,
MA प्लस C। C क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंपल सा। ये क्या आ गया? nth डेरिवेटिव, सॉरी ये तो ज़ीरो ही आ गया ना, ज़ीरो ही आ गया, ये ज़ीरो लेस देन इक्वल टू MA प्लस C। अब हमें एरर निकालनी है। देखो एरर क्या होती है, एरर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है, एरर कम से कम भी हो सकती है। तो एरर निकालते टाइम हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एरर कम से कम रहे ना, मतलब उसका ऐसा Yes, बाउंड ma'am. निकालें। मैंने कहा कि किसी भी, नॉट जस्ट एरर, कोई भी नंबर लो, x इज लेस देन इक्वल टू 5। आपको पता है कि x एक नंबर है लेस देन इक्वल टू 5, और आप जानते हो x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप किससे सेटिस्फाई होगे? फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से? Second वाले में। सेकंड वाले से सेटिस्फाई होगे ना। आप उसका सुप्रीमम निकालना चाहोगे, जो सारे उसके अपर बाउंड्स हैं उसमें से सबसे छोटा निकालना चाहोगे, उसका बाउंड ऐसा निकालना चाहोगे। भले ही x इज इक्वल टू 1 हो वैल्यू, डजेंट मैटर, लेकिन आप निकालना चाहते हो एक अच्छी कंडीशन जो उसके क्लोजेस्ट बाउंड के बारे में बताए, क्लोजेस्ट अपर बाउंड के बारे में बताए। तो यहाँ पे C को जब छोटे से छोटा लोगे तब इसकी एक्चुअल वैल्यू का ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लग पाएगा। तो C को हमें क्या करना है? मिनिमाइज। हमारे दिमाग में ये गोल रहना चाहिए कि हमें C की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। MA प्लस C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से C आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस MA। तो C या तो माइनस MA है या उससे बड़ा है। C या तो माइनस MA है या उससे बड़ा है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? C को, C की वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम। C इज इक्वल टू माइनस MA ले लो। और C इज ग्रेटर देन माइनस MA। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? नहीं, हमें इसमें मज़ा नहीं आएगा, हमें इसमें मज़ा आएगा। तो C इज इक्वल टू माइनस MA हम सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज़ मोर क्लोजर। हमें ज़्यादा क्लोज चाहिए, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब C की वैल्यू चलो निकल आई, C की वैल्यू निकल आई। उसको C को जब डायरेक्टली ऊपर जाके पुट करो ना, कहाँ गया था वो इंटीग्रेशन हमने किया था। इंटीग्रेशन करने के बाद ये स्टेप बना था, इसको एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दें? इक्वेशन का नाम क्या दें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। रेक्टेंगल 1 नाम दे देते हैं। रेक्टेंगल 1 इक्वेशन जो है, C की वैल्यू वहाँ से माइनस ए पुट करें बस हम, और इसके लिए एरर के लिए कुछ ना कुछ बाउंड निकल के आएगा। देखना अभी एरर के लिए नहीं निकल के आ रहा है, उसके nth डेरिवेटिव के लिए निकल के आ रहा है। अभी जस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम काफ़ी क्लोज पहुँच गए हैं इसको ख़त्म करने के। तो ENX निकल के आएगा लेस देन इक्वल टू MX माइनस MA। मतलब ये जो इधर जो भी था ENX, ये लेस देन इक्वल टू निकल के आएगा MX माइनस MA। MX माइनस MX माइनस MA। MX प्लस C था ना, C की वैल्यू उठा के रख दी, हाँ, बस और कुछ नहीं। M कॉमन आ जाएगा, ये X माइनस A बन जाएगा। मतलब ये जो एरर आई, ये जो एरर आई, ये आई, मतलब nth डेरिवेटिव एरर का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, उसको हमने रिमूव करने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप किए ताकि हमें थोड़ा सा और एग्जैक्टनेस मिले। अब ये प्रोसेस हमें फिर से करना पड़ेगा रिपीट। इंटीग्रेशन वाला जो कंप्लीट प्रोसेस था उसको आप करके देखोगे, आपका काम है। तो जो उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो एक डेरिवेटिव यहाँ से फिर से कम होगा। एक इंटीग्रेशन के प्रोसेस में एक डेरिवेटिव कम होता है, यहाँ तो मॉडुलस रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे जब आप इधर इस साइड का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? m इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया आपको समझाने के लिए। फिर साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहा होगा, है ना? यस मैम। तो जब आप x इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो जरा एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 आ रहा है,
राइट हैंड साइड पे ये 0 आ रहा है और ये प्लस सी बन रहा है और बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो मतलब c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से फिर से आपके पास वही बात आ गई कि c को आप क्या सिलेक्ट करोगे, c को इक्वल टू 0 सिलेक्ट करोगे ना। a पुट किया मैंने, पुट x इज इक्वल टू a, आप यहाँ पे स्टेप लिख सकते हो, पुट x इज इक्वल टू a पुट किया, ये 0 बन गया। पता ही आपको ये तो 0 ही होता है, इसके बाद सारे C 0 हो जाएगा। सारे c's के बाद 0 होने वाले हैं। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद जितने c हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे कि c इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो फाइनल रेक्टेंगल 2 इक्वेशन बनेगी, रेक्टेंगल 2 नहीं, ये बनेगी, इसको नाम दे दो O1 इक्वेशन। जो O2 इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, कैसी बनेगी, ई एन माइनस 1 डेरिवेटिव एट x, नीचे n कॉमा a, ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा m x माइनस a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस c तो 0 आ ही चुका था, तो प्लस ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं। इस इक्वेशन को आप O2 नाम दे सकते हो। बताओ ये O1 O2 क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। ठीक है, एक और बात, अब इसको थोड़ा रिड्यूस करके E1 तक लाना है, E1 तक नहीं, E के 0th डेरिवेटिव तक लाना है। 0th डेरिवेटिव E का क्या है, EX ही तो है। आपको EX निकालना था, आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि EX निकालना था, उसकी डेरिवेटिव नहीं निकालने थे, EX पे बाउंड निकालना था। EX पे बाउंड अभी निकालना बाकी रह गया है। इस प्रोसेस को आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, n टाइम्स फिर से रिपीट करोगे। देखो EX मैं कैसे निकालूंगी, ज़रा ध्यान से देखना। ये आएगा, E का 0th डेरिवेटिव लिख दो या EX लिख दो, बात तो एक ही है। लेस देन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस a रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। कैसे आया, अंदाज़ा कैसे मारा जाए कि यही आएगा। उधर अगर n-1 था तो इधर 2 था, मतलब इन दोनों का सम करके देख लिया मैंने, n-1 + 2 इज इक्वल टू n+1। तो मतलब इसका ऐड करो और इसका ऐड करो, ये दोनों मिला के क्या आना चाहिए, n+1 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ n+1 पावर लिख दी। बात समझ में आई? और ये 0 डेरिवेटिव कुछ नहीं है, नो डेरिवेटिव है, मतलब इस 0th डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारा एरर फंक्शन है। यही हमारा एरर फंक्शन है। यही हमारा एरर फंक्शन है। मैक्सिमम एरर इतनी आ सकती है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कल कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे भी अभी तक यहीं तक आता है। मैं एक बार जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन अगर इसके रिगार्डिंग हो तो प्रीवियस ईयर में। तब तक आप सोच लो आपको कुछ इसमें पूछना तो नहीं है। कल एक्स्ट्रा 15 मतलब मैम मिनट बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, हाँ बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया मैम। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने नहीं कभी मैंने पढ़ा था। हाँ, क्योंकि ढूंढने मैम से तो इसका भगवान। न्यूमेरिकल में थोड़ा पढ़ा था मैंने। अच्छा, हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा बेस्ड ही पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशंस पे, मतलब उसमें एक चैप्टर है पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पता ही होगा आप हाँ मैम, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हो। ये प्रोसेस किया था। जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के आपने इतने मेथड पढ़ लिए, ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, लेकिन इतने मेथड पढ़ने के बाद भी ऐसी कोई हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती हर एक मेथड से। आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, आपको पता है हर एक जैसे e की पावर -x² है, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसी जो मैथ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशंस की जाती है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस वही काम करता है। जहाँ जहाँ जो मैथ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, ओडी में, इंटीग्रल में, डेरिवेटिव में तो कुछ वैसे होता नहीं है।
और हाँ मतलब ये पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन किसी फंक्शन की, ये सब काम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर किए जाते हैं। और अगर आपको रिसर्च करनी है आगे जाके, न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि बहुत डिमांड है ऐसे सब्जेक्ट की। प्योर ओके, और मैंने हाँ उसमें ही थोड़ा मतलब आलस कर दिया था जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहा था मैं। अच्छी बात ये है कि वो बहुत इजी है। अभी आप हाँ शुरू मैम, करोगे तो बहुत कैलकुलेटिव है। वो टेबल बनाना पड़ता है, वो मतलब कैलकुलेटर मैंने लेके ने तो बैठना है बस आपको, हाँ मैम, कैलकुलेटिव है बहुत। कैलकुलेटर मैं, लेके बैठना है। मैंने ने तो बोल ही रखा है कि वो जैम की बात मेरे को न्यूमेरिकल पढ़ा देगा वो। हाँ वो काम अच्छा, भी आएगा आप लोगों को। लेकिन फीस मैम ज्यादा होगी। क्या मैम फीस से डबल होगा। बोलिए मैम, क्या बोला? सुन नहीं पाया आपका बात। अपने दोस्त की आवाज़ सुन लो पहले मेरी, तो उसकी बात हाँ, सुनो पहले। फीस डबल हो जाएगा। हाँ मतलब मैं डबल फीस लूंगा न्यूमेरिकल पढ़ाने से। मतलब पहले तुम मतलब कुछ पढ़ाने के लिए तो एक मान में एक बिरयानी चार्ज करते थे, एक दो हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, मैम बात से ये सीखा मैंने। अच्छा, अच्छा अच्छा, ऐसे करते हो, अच्छा। हाँ मैम। तो मैम इसके रिगार्डिंग एक बात है मैम। हाँ हाँ मैं तो सुन हम रही हूँ। ये कह सकते हैं कि ई ई एक्स मतलब एक्स जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू एम, मतलब ये दाएं जो फंक्शन है वो। लेस देन इक्वल टू एम, फिर से बोलो। हाँ, एम एक्स माइनस ए, मतलब ई एक्स जो फंक्शन बनेगा, मॉड्यूलस नहीं, सिर्फ ई एक्स, हाँ वो भी तो इससे छोटा होगा। तो मैम हम्म इसको इक्वल रख सकते हैं, ई एक्स को इसके बराबर रख सकते हैं हम। बराबर कैसे रख सकते हैं? मैक्सिमम एरर है ये। मतलब अभी जो पहले आपको, हाँ पहले हाँ मैम, तो मैक्सिमम एरर है, तो इसको अगर लेकर वो इक्वेशन में पुट किया तो उन दोनों बराबर बन जाएगा ना। मतलब वो ई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस पी एन एक्स जो पहले हमने एज्यूम किया था। माइनस पी एन एक्स, एरर हाँ। अच्छा एक मिनट, आ गया पेन। ई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन एक्स, जिससे हम एरर फंक्शन को शुरुआत किया था फाइंड करने का। तो इसमें हम ई एम एक्स को हम वो वाला जो काम है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ई एन एक्स का मैक्सिमम एरर वही बनेगा। हम्म तो मैक्सिमम से कम भी तो बन सकता है। तो एफ ऑफ एक्स, वो बी पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, जैसे हम बी पॉइंट पे एरर निकाल रहे होंगे एक्स इज इक्वल टू बी, वहाँ से यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी कल एक्स इज इक्वल टू पी पे जब एरर निकालेंगे, वो तो उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा जो आप इसके अंदर पुट करोगे। ठीक है मैम। ठीक है, इस बात से हम कंटिन्यू भी करेंगे वैसे आगे। तो वैसे डायरेक्टली तो खैर आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ मैम। रुकना जरा, इसमें ये था, इस कुछ नहीं है अभी। अब आपको कंसेप्चुअली समझ में आ गया तो अब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर इसमें एक स्टेप आगे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब प्रीवियस ईयर डिस्कशन होगा ना उसी में करा दूंगी। 20 क्वेश्चंस टोटल हैं इसके अंदर, 43 क्वेश्चन, 20 डिस्कस हो चुके थे, एक तो शायद आप क्लास में नहीं थे और मैंने आप भी नहीं थे, तो आप लोग कर लेना इनको 20 क्वेश्चंस को, वीडियो है अवेलेबल, और उनके आगे के क्वेश्चंस भी करते रहो। कल डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, कल मैं टेलर्स को कंटिन्यू कर लूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं टेलर्स 15-20 मिनट करा दूँ जो रहता है इसका जो भी पोर्शन रहेगा।
ठीक है, वो 15-20 मिनट हो जाएगा और क्लास लगेगी 6 बजे। ठीक है, 1.5 घंटा हम वो कर लेंगे सेवरल वेरिएबल्स। और अभी मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको। सेवरल वेरिएबल की रिगार्डिंग। हाँ, सेवरल के रिगार्डिंग इजी क्वेश्चन है, वो कर लेना, कल डिस्कस हो जाएंगे क्लास में। अच्छा, हम कर लूंगा। से कितना नंबर आता है एग्जाम में? पर आज का क्लास रिकॉर्डेड है ना मैम? सेवरल वेरिएबल काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। एग्जैक्ट तो मेरे को नंबर याद नहीं है, पर मैं आपको कल बताती हूँ। हाँ, रिकॉर्ड